खुद को खो दिया हमने, खुद को खो दिया हमने, अपनों को पाते पाते वो लोग पूछते रह गए कोई तकलीफ़ तो नहीं है। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मदन धाकड़। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में। दोस्तों, साइंस की एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका के बारे में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। दोस्तों, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करेंगे केंद्रक से। हमारा अगला जो कोशिका का अंग है वो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस। दोस्तों, केंद्र कहाँ होता है? कोशिका के केंद्र में होता है। कोशिका के केंद्र में एक गोल संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कह देते हैं। सबसे पहले यहाँ से प्रश्न बनता है खोज। केंद्र की खोज किसने की थी? तो वो बता देना। सर्वप्रथम खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र की खोज, न्यूक्लियस की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए कब की गई थी? 1831 में की गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों। यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। नियंत्रण कक्ष है मतलब कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कंट्रोल रूम ऑफ सेल। नियंत्रण कक्ष का मतलब क्या होता है? कंट्रोल रूम, कोशिका का जो कंट्रोल रूम है वो किसको बोलते हैं अपन? कोशिका का जो कंट्रोल रूम होता है वो कहलाता है अपना केंद्रक। क्योंकि कोशिका के अंदर होने वाली हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? केंद्रक। इसलिए नियंत्रण कक्ष की उपाधि दी गई है। अगली बात करते हैं दोस्तों। यह दोहरी झिल्ली, यह दोहरी झिल्ली, और दोहरी झिल्ली से मतलब दोस्तों डबल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, वाला कोशिकांग है। यह एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। ठीक है दोस्तों, और बात करें प्लांट सेल के अंदर यानी पादप कोशिका के अंदर और जंतु कोशिका के अंदर। जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में इसकी उपस्थिति कहाँ है? परिधि की ओर, परिधि की ओर। कहाँ उपस्थित होता है ये? परिधि की ओर। और जंतु कोशिका में केंद्रक में यानी केंद्र में, सेंटर में, केंद्र में, कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि प्लांट कोशिका में एक बहुत बड़ी मात्रा में रिक्तिका होती है। रिक्तिका अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वैक्यूल्स इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से पादप कोशिका में केंद्रक बीच में न रहते हुए परिधि के पास आ जाता है। और जंतु कोशिका में बात करें तो यहाँ पर रिक्तिका नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा केंद्रक बीच में ही रहता है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। खोज केंद्रक की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। और कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं हम? केंद्रक को। दोहरी झिल्ली वाला है यानी इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने बताया था। प्लांट सेल में परिधि की ओर होता है और जंतु कोशिका में केंद्रक में स्थित होता है। लीजिए जरा इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी और बात करते हैं केंद्रक से, और क्या प्रश्न आते हैं देखिए। ये देखिए, हमने इस तरह से डायग्राम बनाया था। मैंने अभी बोला आपको ये दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन हो गए। मैंने जब डायग्राम बना रहा था तो अंदर एक संरचना बनाई थी।
ये वाली संरचना, और इस संरचना को नाम दिया था दोस्तों केंद्रिका। केंद्रिका, केंद्रिका को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। तो केंद्रिका केंद्रक के अंदर होती है। कहाँ होती है केंद्रिका? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्यों में तैरती रहती है। और केंद्रिका की खोज की बात करें तो ये करी थी फेलिक फॉन्टेना। फेलिक फॉन्टेना के द्वारा, फेलिक फॉन्टेना के द्वारा केंद्रिका की खोज करी थी। और केंद्रिका को ही कहा जाता है राइबोसोम की फैक्ट्री। राइबोसोम की फैक्ट्री। अगर आपको प्रोटीन की फैक्ट्री पूछे तो आप राइबोसोम बोलेंगे, और राइबोसोम की फैक्ट्री पूछे तो आप क्या किसका नाम लेंगे? केंद्रिका का नाम लेंगे। अब यहाँ पर आपको कोई झिल्ली नहीं दिखाई दे रही, तो इसकी बात बोल रहे हैं कि कोशिका झिल्ली विहीन होता है। कोशिका झिल्ली, या सॉरी बोल सकते केंद्रिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, या केंद्रिका में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रिका में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, इस बात का आप ध्यान रखना। चलिए इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात हुई। फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए देखिए, यहाँ पर केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में मुक्त रूप से तैरती हुई एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, और इस धागेनुमा संरचना का नाम दिया जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन नाम क्या देते हैं हम इन्हें? क्रोमेटिन नाम दे देते हैं। क्रोमेटिन, इसका नाम क्या दिया जाता है दोस्तों आपके द्वारा? क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन क्या है? पहली बात, क्रोमेटिन की बात करूँ तो ये सफ़ेद धागेनुमा संरचना होती है जो केंद्रिका के अंदर केंद्रक द्रव्य में मुक्त रूप से तैरती रहती है। और क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय केंद्रक का निर्माण अपना क्रोमोसोम का निर्माण करता है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण करता है। कब? कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन के समय। ठीक है दोस्तों, तो क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन पाया जाता है, धागेनुमा संरचना होती है, और क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, और इसी क्रोमेटिन में होता है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा क्या नाम होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीएनए का। दोस्तों डीएनए की बात करूं तो एक कोशिका में डीएनए की लंबाई लगभग 2.2 या 2.2 मीटर होती है। आप बोलोगे इस सर इतना बड़ा डीएनए, फिर भी हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हाँ दोस्तों, डीएनए बहुत ही ज़्यादा पतली और एक गुठी हुई संरचना होती है। इतनी ज़्यादा गुठी हुई संरचना होती है कि हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती है। हमारी कोशिका हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उस कोशिका के अंदर हमारा डीएनए होता है जो 2.2 मीटर लगभग लंबा रहता है और इतना गूथा हुआ रहता है कि हमें दिखाई नहीं देता। और ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है कि यदि हमारे एक मनुष्य के संपूर्ण डीएनए को निकाल दिया जाए तो ब्रह्मांड के साथ चक्कर लगाए जा सकते, इतना लंबा है।
तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बारीक संरचना है। चलिए, अब 2.2 मीटर हमारा डीएनए होता है एक कोशिका के अंदर, और इस 2.2 मीटर डीएनए से 46 गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र का निर्माण होता है। कितने गुणसूत्र का निर्माण होता है? 46 गुणसूत्र का निर्माण होता है। और गुणसूत्र के ऊपर स्थित होता है जीन। गुणसूत्र पर क्या स्थित होता है? जीन होता है। और इन्हीं 46 गुणसूत्र के ऊपर क्या स्थित होते हैं? जीन स्थित होते हैं। एक एक को मैं डिटेल से समझाऊंगा। जीन, वो लगभग कितने जीन होते हैं? 30,000 जीन स्थित होते हैं। फिर से हम बात करते हैं। यह है केंद्रक। केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन की खोज की बात करी जाए तो खोज करी थी फ्लेमिंग ने। किसने करी थी खोज? फ्लेमिंग के द्वारा खोज की गई थी। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम का या गुणसूत्र का निर्माण करता है, और यही क्रोमेटिन, यही क्रोमोसोम गुणसूत्र के अंदर होता है हमारा डीएनए। मतलब डीएनए एक पूरा संरचना होती है, और डीएनए के जब छोटे छोटे खंड होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बना के बताऊँ, ये ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक डीएनए होता है, और डीएनए लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है एक कोशिका के अंदर। और इसके जो छोटे छोटे 46 खंड है, उन्हीं खंडों को हम क्या नाम दे देते हैं? एक एक करके गुणसूत्र। और इन्हीं गुणसूत्र के ऊपर रेखीय क्रम में, लीनियर, किस क्रम में? रेखीय क्रम में, रेखीय क्रम में जो स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीन। और जीन किसी भी जीव की एक आनुवंशिक पदार्थ की इकाई होती है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। और उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? जीन। और जीन के अंदर किसी भी जीव के संपूर्ण लक्षण मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरे ये उठाने का नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोशिका का अगला कोशिकांग होता है अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका जिसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। शॉर्ट में क्या नाम दिया जाता है? शॉर्ट में नाम दिया जाता है ईआर। शॉर्ट में नाम दिया जाता है दोस्तों ईआर, ठीक है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत धीरे धीरे आराम से चल रही सारी चीज़ें। चलिए, अंतःप्रदवी जालिका। अब अंतःप्रदवी जालिका की बात करूं तो आपने कोशिका देखी है, और कोशिका के अंदर ये केंद्रक था, और केंद्रक के ऊपर इस तरह से जो संरचना मैंने बनाई थी सूक्ष्म नलिकाओं के आकार की, तो वही कहलाती है आपकी अंतःप्रदवी जालिका। सबसे पहली बात करूँगा खोज की यहाँ पर। तो खोज किसने करी थी? तो आप बोलेंगे 3 वैज्ञानिक थे। पहले थे पोर्टर, दूसरे थे क्लाउड, और तीसरे थे फुल्लम। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतःप्रदवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करी थी। ठीक है दोस्तों, यह एक सूक्ष्म नलिकाओं का जाल होता है। सूक्ष्म नलिकाओं का जाल होता है। अगर किसी भी कोशिका के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं बहुत सारी होती है तो वह उसके कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। अर्थात यह कोशिका के अंतः कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। अंतः कंकाल तंत्र का
निर्माण करता है। यह कोशिका के अंतः कंकाल तंत्र का क्या करता है दोस्तों? निर्माण करता है। इंडोस्केलेटल सिस्टम, इंडोस्केलेटल सिस्टम, इंडोस्केलेटल सिस्टम का निर्माण कौन करता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। उसके बाद यह पतली नलिकाओं का गुच्छा होता है, यानी कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में किसी प्रकार के पदार्थों को ले जाना है या लाना है तो उसके लिए मार्ग प्रदान करता है, यानी कोशिका का परिवहन अंग कहलाता है। यानी क्या बोल सकते हैं? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER को कोशिका का परिवहन अंग कहा जाता है, परिवहन अंग कहा जाता है, अंग कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का परिवहन अंग कहा जाता है, क्योंकि ये काम क्या करता है? ये है आपका कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं आप साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपका कोशिका द्रव्य और ये आपका होता है केंद्रक द्रव्य जिसे बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ से चीज़ें यहाँ और यहाँ से चीज़ें यहाँ तक ले जाने के लिए ये एक रास्ता प्रदान करता है, गलियारा जिसे बोल सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है हमारे कोशिका के अंदर? तो आप बोल देना अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करवा देते हैं मैं इन चीज़ों को। तो खोज किसने कर दी? पॉटर, क्लाउड और फुल्लम के द्वारा। यह एक सूक्ष्म नलिकाओं का जाल होता है और यह कोशिका के अंदर किसका निर्माण करता है? अंतःकंकाल तंत्र का निर्माण करता है। और ER को कोशिका का क्या कहा जाता है? परिवहन अंग कहा जाता है। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के अंदर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार की। तो इसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, इसके 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं तो आप बोलेंगे दोस्तों इसके प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें हो गई। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ अंकुरिनुमा संरचना मैंने बताई थी जब मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे मैंने ऐसे बताया था आपको, जैसे ये है, इसके ऊपर ये संरचना बताई थी ये। ठीक है, और बीच बीच में मैंने राइबोसोम की उपस्थिति को बताया था। तो ये वो हैं जिनके ऊपर राइबोसोम पाए जा रहे हैं और ये वो हैं जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जा रहे। तो यहाँ बोल सकते हैं राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। और यहाँ पर क्या होता है? राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये किसका कार्य क्या हो जाएगा? निर्माण क्या करेगा? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण किसका निर्माण करता है मेरे भाइयों? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये किसका निर्माण करेगा? तो ये करेगा आपका लिपिड का निर्माण, ये करेगा लिपिड का निर्माण। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये है इतना अंतःप्रद्रव्य जालिका। दोस्तों थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आज हम इतना इसको रखते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 चीज़ें देख ली। एक तो देख लिया हमने केंद्रक और दूसरा देख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तक जितने भी वीडियो आप अपलोड किए हैं तो उनको अच्छे से एक बार देखना। कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भी आप किस तरह का मटेरियल चाहते हैं उसके बारे में भी बताना। और किस तरह से वीडियो
आपको लगा है तो वो भी आप बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।